गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वांट हाफ फैक्टर। यह 12th बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग देंगे वांट हाफ फैक्टर। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं? 4। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनका फार्मूला भी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू जीटा मिले, जीटा सॉल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CH2। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इस फार्मूला का यूज हम लोग कहां करते हैं? जब किसी सॉल्वेंट में कैसा सॉल्यूट हो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलाटाइल। हम लोग पढ़े थे कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाए तब ये चारों फार्मूला यूज होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या होता है? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आपको बताया गया है, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही सॉल्यूट को जब प्योर सॉल्वेंट में मिलाएंगे और तब हमको निकालना होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, तब इस फार्मूला का यूज होगा। अब यदि ऐसा सॉल्यूट मिलाया जाए जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये सभी फार्मूला कैसे सॉल्यूट के लिए होते हैं? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के एग्जांपल जो ज्यादातर आपके क्वेश्चन में यूज होते हैं वे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन यदि प्योर सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्यूट मिलाया जाए जो इलेक्ट्रोलाइट है तब क्या होगा? ऐसा सॉल्यूट मिलाया जाए जो जा करके सॉल्यूशन में एसोसिएट कर जाए या डिसोसिएट कर जाए, तब हम लोग कैसे निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तब कैसे निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? तब कैसे निकालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर? ये प्रॉब्लम हो गया। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वांट हाफ ने एक फैक्टर दिया जिसको कहा जाता है वांट हाफ फैक्टर। यानी वांट हाफ फैक्टर ऐसे सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सॉल्यूशन में जाकर के डिसोसिएट कर जाए या एसोसिएट कर जाए। डिसोसिएट करने का मतलब टूट जाए। एक से एक मॉलिक्यूल डाले तो एक पार्टिकल डाले तो टूट कर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो इसको कहा जाएगा डिसोसिएट। और एसोसिएट होने का मतलब कि यदि 2 पार्टिकल मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल बना ले, 3 मिलकर के एक बड़ा बना ले, 4 मिलकर के एक बड़ा बना ले, 5 मिलकर के एक बड़ा बना ले, तो इसको कहेंगे एसोसिएट होना। डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो वांट हाफ फैक्टर की बात हम लोग करेंगे ऐसे सॉल्यूट के लिए जो सॉल्यूशन में जाकर के क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए, यानी उसका डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन, एसोसिएशन जैसे देखते हैं एग्जांपल, जैसे सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डालते हैं तो यह Na+ और Cl- में टूट जाता है। सोडियम सल्फेट
इसको हम वाटर में डालेंगे तो 2 सोडियम आयन है तो 2 सोडियम आयन देगा, और 1 सल्फेट है तो 1 सल्फेट आयन देगा। तो सॉल्वेंट में डालने के बाद इनके पार्टिकल की संख्या क्या हो रही है? 1 मोल यदि हम डालें तो कितना पार्टिकल मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 1 मोल से 2 मोल पार्टिकल हो गया। इसका यदि 1 मोल हम सॉल्यूशन में लें तो सॉल्यूशन में जाने के बाद कितना मोल हो जाएगा? तो 2 और 1 3 मोल हो जाएगा। तो पार्टिकल की संख्या जाकर के चेंज हो जाती है, और जब पार्टिकल की संख्या बदलेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगा, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। केवल सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और सॉल्यूशन में जाने के बाद इनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल की संख्या चेंज हो जाएगी। यदि मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाले π/CST करके, यहाँ कितना मोल है? तो 1 मोल है, तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि आ गया 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेकिन जब सॉल्यूशन में गया तो मोलों की संख्या इसकी बढ़ गई, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया। 1 पार्टिकल था तो 2 पार्टिकल हो गया, तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा? होगा। यहाँ जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग 5 एटमॉस्फेयर कैलकुलेट किए थे इस फार्मूला द्वारा, जब ये वाटर में गया तो पार्टिकल की संख्या बढ़ गई। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि नहीं, इसका तो ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm हो गया। तो चेंज हो गया कि नहीं? 1 मोल हम डाले थे, उसी हिसाब से कैलकुलेट किए। सोडियम क्लोराइड का 1 मोल हम डाले और उसी हिसाब से हम कैलकुलेट किए फार्मूला द्वारा, तो 5 एटमॉस्फेयर आया। लेकिन जब वाटर में गया तो ये आयन में ब्रेक किया। आयन में ब्रेक करने के बाद इसके पार्टिकल की संख्या बढ़ गई, और जब पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन में डालने के बाद देखा गया कि इसका 10 एटमॉस्फेयर हो रहा है। तो ये चेंज कहां से आया? इसी चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए वान डॉर्फ फैक्टर आता है। अब यहां 2 तरह का हम देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो फार्मूला द्वारा हम लोग 1 मोल ये मान करके हम फार्मूला द्वारा कैलकुलेट किए, इसको कहेंगे कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कैलकुलेटेड कहलाएगा। और जब ये सॉल्यूशन में गया और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया तो इसको कहा जाएगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है, इसका बहुत यूज होगा इसमें। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेटेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या हो गया? तो जो हम फार्मूला से निकाले 1 मोल डाले हैं तो हमारे दिमाग में है कि हम 1 मोल डाले हैं तो 1 मोल मानकर निकाले। लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद जब पार्टिकल की संख्या इंक्रीज की और तब ऐसा ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि कितना हो गया, तो 10 एटमॉस्फेयर। तो ये एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया वह ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो 5 एटमॉस्फेयर ये है और 10 एटमॉस्फेयर है, तो कितना यह इंक्रीज किया? तो 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। यह 2 टाइम्स ही क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि पार्टिकल की संख्या 2 टाइम्स हो गई। यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल हो गया, तो पार्टिकल की संख्या बढ़ी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। पार्टिकल की संख्या दुगुनी हुई तो ऑस्मोटिक प्रेशर दुगुना हो गया। यही जो दुगुना हो रहा है, ये जो डिफरेंसेस है दुगुना का, यही फैक्टर कहलाता है वान डॉर्फ फैक्टर। यहां कंडीशन है कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। उसी तरह मान लीजिए कि इसका हम 3 एटमॉस्फेयर देखें, कैलकुलेट किए फार्मूला द्वारा। हम जानते हैं कि हम 1 ही मोल डाले हैं, तो 1 मोल डाले हैं सॉल्यूशन में, तो 1 मोल मान करके सॉल्यूट को हम फार्मूला द्वारा कैलकुलेट किए। कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा ये है। लेकिन जब सॉल्यूशन में ये गया तो ये ब्रेक करके कितना पार्टिकल दिया? 3 पार्टिकल। तो जब ऑब्जर्व किया जाएगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाया गया, मान लीजिए कि 9 एटमॉस्फेयर।
अब ये कितना टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स ही क्यों बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया, तो 3 गुना मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। ये जो 3 गुना 2 गुना आ रहा है, पार्टिकल की संख्या बढ़ने के कारण, डिसोसिएशन के कारण, यही 3 गुना 2 गुना जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, यह वांट फैक्टर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें हम कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा वांट फैक्टर। यहाँ भी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 9 एटमॉस्फेयर है, यहाँ 3 एटमॉस्फेयर है कैलकुलेटेड, तो 9 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो वांट फैक्टर आ जाएगा। तो द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वांट फैक्टर। यानी वांट फैक्टर क्या हो गया, बहुत ही प्यारा ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एकदम इत्मीनान से, आराम से, धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करें। अभी हम लोग क्या देखें, वांट फैक्टर को I से डिनोट किया जाता है, तो I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटेड मतलब जितना मोल हम डाले उस मोल के हिसाब से फार्मूला द्वारा जो कैलकुलेट की। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब वह सॉल्यूट हम डाले, डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ, तो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो गया ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड को हम सॉल्यूशन में लिए तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, पहले नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1 मोल है। आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो रहा है, 2 मोल। तो 2 कितना टाइम्स बढ़ा, 2 टाइम्स, यही वांट फैक्टर है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, इसका यदि रेशियो निकाल दे तो वो भी वांट फैक्टर होगा। ऐसा ये डिसोसिएशन के बाद कितना मोल हो रहा है, 2 मोल, और डिसोसिएशन के पहले कितना मोल है, 1 मोल। तो वांट फैक्टर इसका हम देखे थे कि इसका 5 एटमॉस्फेयर दिए थे और इसका 10 एटमॉस्फेयर। ये हो गया कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यह ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इन दोनों का रेशियो जो है वह क्या कहलाएगा, वांट फैक्टर। तो इन दोनों का रेशियो कितना आया, 2 आया, 10/5, ठीक है, रेशियो होगा 2 आया। अब ये भी हम लोग देख रहे हैं कि यदि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, इसका भी रेशियो वही आ रहा है जो यह रेशियो। तो वांट फैक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज कॉल्ड वांट फैक्टर। तो वांट फैक्टर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो वांट फैक्टर का यदि कोई आपसे डिफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं
कि द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वांठा फैक्टर। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसका, ऑफ सॉल्यूट, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज कॉल्ड वांठा फैक्टर। तो ये हम लोग देखिए वांठा फैक्टर। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वांठा फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जरा ये भी हम लोग देख लें। जैसे हम लोग पढ़े कि सॉल्यूट कितने तरह का, दो तरह का होगा, एक तो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल बोलिए, अभी बताएं आप लोगों को, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज एटसेट्रा। इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, Na2SO4, CH3, COOH, KCl, CaCl2 एटसेट्रा, बहुत सारा हो जाएगा। अब जब सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी इसमें से कोई हो और आपको निकालना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यदि आपको निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यदि आपको निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यदि आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ये सभी फार्मूला किसके लिए, तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो, यही ध्यान में रखना है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो तो क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए ये जो फार्मूला है इसमें एक फैक्टर क्या जुड़ जाएगा, वांठा। यदि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है और हमको निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वांठा फैक्टर केवल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। उसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू I इंटू CH। ये ध्यान रखना, बहुत आसान। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, क्वेश्चन में यदि सॉल्यूट के रूप में यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज दिख रहा है तो सिर्फ ये फार्मूला यूज करना। लेकिन क्वेश्चन में सॉल्यूट के रूप में ये सभी चीजें इलेक्ट्रोलाइट देखे जा रहे हैं, तो जाकर के एसोसिएट या डिसोसिएट हो सकता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज या इंक्रीज कर जाएगा। इसके चलते सिर्फ I इसमें लगा दें। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब I का वैल्यू कहां से आएगा, I कैसे निकालेंगे, तो यदि मान लीजिए NaCl है और यह 100% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कंप्लीट डिसोसिएशन या 100% डिसोसिएशन या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यह टूटेगा या कंप्लीटली Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1। डिसोसिएशन के बाद कितना हो गया, 2। तो I का फार्मूला टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना हो गया, 1। तो I का वैल्यू कितना हो गया, 2। यानी यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है, यही I का वैल्यू। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Na2SO4, यह 100% यदि डिसोसिएट हो तो यह टूटेगा तो 2 सोडियम आयन हो गया और 1 सल्फेट आयन हो गया।
शुरू में हम मान लीजिए कि 1 मोल लिए, डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन के बाद कितना मोल हो गया, 3 मोल हो गया। एक से देखिए यहाँ 2 मोल और 1 मोल, इसका 3 मोल हो गया। अब इसका आई निकालना है, उसी तरह बिल्कुल कितना नंबर ऑफ मोल्स है, आफ्टर डिसोसिएशन 3, बिफोर डिसोसिएशन 1, कितना हो गया 3। तो यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल है, वही वांछा फैक्टर हो गया। तो इन द केस ऑफ complete dissociation, Van-Der factor is equal to number of moles after dissociation। बस जितना नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दिखाई दे रहा है वही I का वैल्यू हो जाएगा, यही I का वैल्यू हो जाएगा, यही I का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ जो n है यही I का वैल्यू हो जाएगा, बिल्कुल आसान, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए कि हम केवल डिसोसिएशन देख रहे हैं, थोड़ा एसोसिएशन देख लें। CH3COOH एस्टिक एसिड, यह जब बेंजीन सॉल्यूशन में इसको डालते हैं तो यह 100% एसोसिएट हो जाता है। एसोसिएशन का मतलब 2 पार्टिकल का जुड़कर एक पार्टिकल बनाना, 3 का जुड़कर के एक बनाना, 4 का जुड़कर एक बनाना। तो इसके 2 मोल्स जुड़ करके 1 मोल बना लेते हैं, CH3COOH। अब यहां पर कितना मोल लिए हैं, 2। यहां कितना मोल बन गया, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स यहां पर लिखा रहता है, यहां ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 मोल, यहां 2 लिखा है तो 2 मोल, तो यहां कितना मोल हो गया, 1। अब इसके लिए हम लोग निकालेंगे I का वैल्यू, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितना है, 2। तो I का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। क्लियर हो गया। उसी तरह बेंजोइक एसिड C6H5COOH, यह भी 100% यदि एसोसिएट हो बेंजीन सॉल्यूशन में तो इसके 2 मोल मिल करके C6H5COOH 1 मोल बना लेते हैं, यहाँ 1 मोल हो गया। तो 2 मोल बिफोर एसोसिएशन 2 मोल है और आफ्टर एसोसिएशन 1 मोल, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, वांछा फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन 2, तो 1/2। 2 मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल में बन जाना एसोसिएशन होकर के यह कहा जाता है डाइमराइजेशन। डाई मतलब 2 और मर मतलब यूनिट। जब 2 यूनिट जुड़ करके एक यूनिट बनाते हैं, जब 2 यूनिट जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए तो डाइमराइजेशन। 3 मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बड़ा बनाए तो ट्राइमराइजेशन। 4 मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बड़ा बनाए टेट्रामराइजेशन। बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो पॉलीमराइजेशन। आप लोग पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग आई का कैसे निकाला जाएगा, आई ये हम लोग देखें। इसमें कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल समझने वाला चीज है। कुछ अभी तक रटने वाला चीज हम लोग नहीं पढ़े, ये सब समझने वाला चीज है। आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझते जाइए। तो देखिए अब इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी आपके बुक में पढ़ना है। कैसे देखिए, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। अल्फा आई तो जानते हैं वांछा फैक्टर है, अल्फा है डिग्री ऑफ, अल्फा या हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड
इन 1 मोल। 1 मोल में जितना सॉल्यूट का मोल डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा वह कहलाएगा अल्फा। ठीक है, तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा? डिसोसिएशन के केस में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूट ए है, यह आयन में टूटा, आयंस बी है, n मोल आयन दिया। जैसे 1 मोल से 2 मोल, सोडियम क्लोराइड 1 मोल टूटा तो 2 मोल दिया था, सोडियम सल्फेट 1 मोल टूटा था तो 3 मोल दिया था। तो हम 2 3 की जगह पर n मान लेते हैं। तो शुरू में इसका 1 मोल लिए, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1। इनिशियल मतलब शुरू का मतलब कि अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो डिसोसिएशन नहीं हुआ तो 0 हो गया। आफ्टर डिसोसिएशन इसमें से मान लीजिए कि अल्फा डिसोसिएट करेंगे तो यह कितना बचेगा? 1 मोल शुरू में अल्फा डिसोसिएट किया तो 1 माइनस अल्फा हो गया। और यह कितना बनेगा? तो इसके 1 मोल से इसका n मोल बन रहा है तो इसके अल्फा से इसका n अल्फा बनेगा। ठीक है, अब I देखिए, I का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल कितना मोल हो गया? तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन 1 प्लस 0 यानी 1। तो I इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। 1 को इधर लाते हैं तो I माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा प्लस अल्फा। यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं अल्फा तो n प्लस 1, तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n यहाँ माइनस 1 माइनस अल्फा है n माइनस 1। ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला। कब? इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। जरा देख लें एसोसिएशन में क्या होगा। इन केस ऑफ एसोसिएशन, चलिए जैसे मान लीजिए कि A के n मोल्स मिल करके एक बड़ा मोल B का बनाया। ठीक, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 लिए तो ये 0 हो गया। अब यदि इसमें से अल्फा डिसोसिएट करे तो ये 1 माइनस अल्फा बचेगा। तो यह कितना बचेगा? ध्यान दीजिए, इसके n मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, n मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा? तो 1 अपॉन n। तो अल्फा मोल से कितना बनेगा? तो अल्फा अपॉन n, यानी ये हो गया अल्फा अपॉन n। तो I निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, तो बिफोर हो गया टोटल 1, तो I इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। अब इसी तरह 1 को इधर लाते हैं तो I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा। इसमें से अल्फा कॉमन ले लें तो 1 अपॉन n माइनस 1, तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला। लेकिन ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं। यहाँ अल्फा क्या हो गया? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और यहाँ अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हो कि 1 m ग्लूकोज, 1 m NaCl
1m Na2SO4 में हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इन तीनों में से किसका होगा? यहां मोल नंबर ऑफ मोल सेम है, एम है मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल तीनों का सेम है। 1 मोल ग्लूकोज का भी है, 1 मोल NaCl भी है, 1 मोल Na2SO4 है। ठीक है, फार्मूला हम ऑस्मोटिक प्रेशर का पढ़े, पाई इक्वल टू CST, यहां भी पाई इक्वल टू CST, यहां भी पाई इक्वल टू CST। ठीक है, अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज 1 मोल यदि आप डालेंगे सॉल्यूशन में तो जाकर 1 मोल ही हो। इसमें सॉल्यूशन में डालने के बाद ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, इसलिए आई का मान यहां ध्यान देंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोई भी है तो उसके लिए आई का मान हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 मोल यदि ग्लूकोज को आप वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने के पहले आप 1 मोल लिए और वाटर में डालने के बाद भी 1 ही मोल है, तो आफ्टर भी 1 मोल है और बिफोर भी 1 मोल है, तो आई का वैल्यू कितना होगा? 1। लेकिन यदि डिसोसिएशन का केस हो, डिसोसिएशन के केस में क्या होता है कि 1 मोल डाले तो 2 मोल हो गया, 3 मोल हो गया, 4 मोल हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो यहां हमेशा I इज ग्रेटर देन 1 होगा। और एसोसिएशन का केस होगा तो एसोसिएशन में सॉल्यूट को जब डालते हैं सॉल्वेंट में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करता है, तो जब डिक्रीज करेगा तो I का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1। ये ध्यान रखना, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां हम लोग देख रहे हैं, अब यहां पर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर तो कट गया, C कट गया, ये 1 मोल है तो 1 मोल है तो यहां I का वैल्यू, चलिए I भी यहां लगा देते हैं सब में, I का वैल्यू यहां 1 होगा और 1 मोल है तो 1 हो गया। यहां I का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है, 2 आयन देगा तो 2 हो गया, तो ये 2 × 1 है। यहां I का वैल्यू कितना होगा? या 2 सोडियम आयनिक सल्फेट आए तो 3 × 1 है, ये हो गया 1m, यह हो गया 2m, यह हो गया 3m आफ्टर डिसोसिएशन। सॉल्यूशन में जाने के बाद यह उतना ही रहा, लेकिन यह 2 गुना हो गया, यह 3 गुना हो गया। अब किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? तो इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसके मोलों की संख्या क्या हो जा रही है? इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे कंपेयर करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 मोल ग्लूकोज है, सॉल्यूशन में जाएगा तो 1 ही मोल रहेगा, लेकिन यह जाएगा तो 2 मोल हो जाएगा, तो 2 मोल हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा। इतना करने की भी झंझट नहीं है, जरूरत नहीं है। यहां पर कितना मोल होगा? तो 3 मोल, 2 सोडियम आयनिक सल्फेट है तो 3 मोल 3 पार्टिकल देगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 5% NaCl हो, 5% ग्लूकोज हो और 5% Na2SO4, इसमें किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? तो यहां हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला का यूज जरूर करेंगे, ऐसे ही अंदाजा नहीं बनाएंगे। पाई इक्वल टू C की जगह N/VST,
यहां भी टेम्परेचर यहां सेम है, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर सेम है तो ये कट गया, एस कांस्टेंट है, कट गया। अब एन नंबर ऑफ मोल्स 5% मतलब 5/100, यानी 5 ग्राम किसमें, तो 100 मिलीलीटर में। तो यहाँ 5 ग्राम हो गया NaCl, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो NaCl का मोलर मास सोडियम का 23 और 35.5 58.5 और नीचे भी है, तो भी कितना है 100 मिलीलीटर, तो इसको लीटर में बदल देंगे 0.1। उसी तरह ये चलिए, ये हो गया आपका NaCl का। या ग्लूकोज का देखिए, ग्लूकोज के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो 5 ग्राम है, तो 5 अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का 180 और वॉल्यूम हो गया 0.1। इसी तरह यह देखिए Na2SO4 के लिए N नंबर ऑफ मोल्स तो 5 ग्राम है, तो 5 अपॉन इसका निकालिए सोडियम का 23 46, सल्फर हो गया 32, ये हो गया 16 चौका 64, 4 2 6 6 12 का 2 1 5 3 8 14, 23 46, सल्फर 32, 16 चौका 64, 4 2 6 6 12 का 2 1 5 3 8 14, 142 0.1। अब इसमें देखिए कौन सा सबसे अधिक है, ये हो गया 5 अपॉन 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5.85, ये हो गया 5 अपॉन 18, ये हो गया 5 अपॉन 14.2। तो इसमें कौन सबसे अधिक होगा, तो देख लीजिए, ऊपर में सब बराबर है, तो नीचे वाला जिसका कम होगा वह सबसे अधिक होगा, तो सबसे कम ही है, तो इसका वैल्यू सबसे अधिक होगा पाई NaCl का। इससे कम होगा ये पाई Na2SO4 का, और सबसे छोटा इसमें ये होगा पाई ग्लूकोज। तो देखिए ये नहीं सोचना है कि ये 2 सोडियम क्लोराइड टूटेगा तो 2 आयन देगा, सोडियम सल्फेट टूटेगा तो 3 आयन देगा, और यह टूटेगा ही नहीं तो इसका एक ही रहेगा। तो सिर्फ ऐसे आप देख लेंगे कि यह 2 आयन दे रहा है या 3 आयन दे रहा है, इसका तो एक ही रहेगा। यह आयन ज्यादा दे रहा है, पार्टिकल ज्यादा दे रहा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। इस तरह सोच के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ऐसे फार्मूला रख करके और अच्छी तरह से बनाना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। इस तरह के क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दिया है तो वॉल्यूम भी रखेंगे और मोलर मास भी रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तब इसको देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद कुछ हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Assuming complete dissociation, calculate the expected freezing point of solution। यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, TF निकालना है। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ ग्लोबर सॉल्ट, इसका नाम है ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट इन 0.1 kg ऑफ वाटर। ये सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट कितना दिया है, यानी स्मॉल w 6 ग्राम, 0.1 kg ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट हो गया, यानी कैपिटल W हो गया 0.1 kg। Kf का वैल्यू दिया है 1.86। इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास इसका सोडियम का 23 दूनी 46 हो गया, सल्फर का 32 16 चौका 64 32 96 हो गया, SO4 का, H2 का 18 जहाँ 180 हो गया, जोड़ देंगे 6 6 12 का 2 1 19 9 28 4 32 322 हो गया। चलिए अब निकालते हैं हम ऊपर डेल्टा TF। तो डेल्टा TF इसका हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, KF इंटू स्मॉल w अपॉन A इंटू कैपिटल W। कैपिटल W यदि kg में हो, इन kg, लेकिन चूंकि यहाँ पर ग्लोबल सॉल्ट जो है वह क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
इलेक्ट्रोलाइट है, आयन में टूटता है, और इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर आई से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। आपको बताया कि जब जब इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने फॉर्मूला है उसमें आई लगा दें, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो आई नहीं रहेगा, सिर्फ इतना फॉर्मूला। अब आई का वैल्यू कितना होगा, तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है इसका, तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा Na2SO4.10H2O का क्या बनेगा, Na 2 है तो 2Na प्लस हो गया, SO4 एक है तो एक SO4 हो गया, और 10H2। अब चूंकि वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग केवल सॉल्यूट का डिसोसिएशन देखते हैं। तो सॉल्यूट यहाँ पर Na2SO4 यह कितना दिया, तो 3। वाटर चूंकि सॉल्वेंट का पार्ट है, जाकर के सॉल्वेंट मिल जाएगा, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं, 3 हो गया। तो पहले 1 मोल लिए हैं, बाद में 3 मोल है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन तो 3, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन तो 1, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब चलिए रखिए इसमें, तो डेल्टा TF इक्वल टू I3 हो गया, KF 1.86, स्मॉल w 6 अपॉन A यानी मोलर मास 322, और ये आपका हो गया कैपिटल W 0.1, तो हो गया 6 3 जा 18 इंटू 1.86 अपॉन 32.2। ये आप लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा घटाइएगा तो ये आ जाएगा 1.04 के करीब। ये डेल्टा TF आ गया। हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम पढ़ें कि डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF। तो हमको निकालना है TF, तो माइनस TF को इधर लाते हैं, तो T0F ये उधर चला जाएगा तो माइनस डेल्टा TF हो जाएगा। T0F क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट या वाटर सॉल्वेंट है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होता है, और माइनस डेल्टा TF कितना है, 1.04। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 272.96 केल्विन। ठीक है, 271। तो ये हो गया, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ CaCl2 सॉल्यूट हो गया, और सॉल्यूट के लिए I का वैल्यू कितना दिया है, तो 2.47। सॉल्यूट का यहाँ पर मास पूछ रहा है, यानी स्मॉल w पूछ रहा है। इसका मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास कैल्शियम का हो गया 40, क्लोरीन का 35.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूनी 70, 1 71, 1 7 4 11 हो गया। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, V हो गया यहाँ पर 2.5 लीटर। सो दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 0.75 और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 ऐड कर देंगे, 300 केल्विन। फार्मूला पाई इक्वल टू WST अपॉन M। ठीक है, यहाँ पर CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर I लगाना होगा। हमको क्या निकालना है, W निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो W इक्वल टू पाई MV अपॉन IST। पाई का वैल्यू कितना है, तो देखिए 0.75। M यहाँ पर मोलर मास है, यहाँ भी मोलर मास हो गया। मोलर मास कितना है, तो 111 हो गया। वॉल्यूम कितना है, 2.5, I 2.47, S 0.082 और T हो गया 300 केल्विन। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यह जितना आएगा उतना ग्राम आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग देखिए वांट हाफ फैक्टर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में देखेंगे। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। संजीव मिश्रा संस्कार वाले, थैंक यू।